Hello class, I am your टीचर उज्जवल सर। आज हम लोग देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स 10th क्लास की एग्जाम के व्यू से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम्स में ऐसा अनुमान है कि आ सकता है। ठीक है, और वैसा बच्चों ऐसा अनुमान नहीं, हमारा दावा है। अब तक मैंने 2 क्लासेस के वीडियोस बनाए हैं, आपके खुद के भी क्लासेस के मैंने इंग्लिश के वीडियोस बनाए थे और आपने इंग्लिश के वीडियोस देखा था और उसके ठीक क्वेश्चंस आए थे बिल्कुल एग्जाम में। मैंने 12th के न्यूमेरिकल्स बनाए थे, उसके ठीक बिल्कुल वही क्वेश्चंस आए थे, बिल्कुल बिना वैल्यू चेंज किए। तो आप बिल्कुल इन क्वेश्चनों को देख लीजिए, आपके भी इनमें से कोई 2 क्वेश्चन आ जाए और आप अफसोस करें बाद में। देखिए, 8 ओम प्रतिरोध को कोई विद्युत हीटर 2 घंटे तक 15 एम्पियर धारा लेता है। ठीक है, 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर है जो कि 2 घंटे तक 15 एम्पियर का धारा लेता है, तो हीटर में उत्पन्न उष्मा की दर क्या होगी? बच्चों यहां आपसे उष्मा का दर पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है? उष्मा की दर पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, उष्मा कुछ और नहीं है बल्कि यह ऊर्जा होता है। उष्मा क्या होता है? ऊर्जा। ठीक है, तो ऊर्जा की दर बच्चों, ऊर्जा की जो दर है वो शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? शक्ति। केवल ऊर्जा पूछता तो आप दूसरा फॉर्मूला लगाते। फॉर्मूला कौन सा लगाते? फिर अगर आपसे उष्मा पूछ रहा होता बच्चों, अगर केवल उष्मा पूछ रहा होता तो यहां फॉर्मूला लगाते I²RT का। ठीक है, ये लगाते। लेकिन क्योंकि आपसे ये उष्मा की दर पूछ रहा है तो हम लोग बच्चों इसको शक्ति कहते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, V²/R। ठीक है, क्या है बच्चों? V²/R, I²R या फिर V गुना में I। तो आप इसमें देख रहे हो कि आपके पास V नहीं दे रखा है, केवल है ना, V नहीं दे रखा, R दे रखा है। R तो दे रखा है लेकिन V नहीं दे रखा, तो हमने कहा छोड़ दो, इस समीकरण को छोड़ देते हैं। बस इसमें धारा दे रखा है आपका और सॉरी ओम है ना, प्रतिरोध भी दे रखा है, तो हमने कहा क्यों ना भाई इसका प्रयोग कर लें। तो यहां से पावर बराबर क्या हो जाएगा? I²R। I का वैल्यू कितना है? 15। 15 का स्क्वायर गुना में R का वैल्यू कितना है? 8 ओम। भाई आप ये भी चेक करेंगे कि यहां पर इकाई हमारे SI यूनिट्स हैं या नहीं है। तो आप 15 का स्क्वायर करोगे बच्चों, कितना हो जाएगा? 225 और गुना में 8 बोलो, और क्या हो जाएगा? एम्पियर स्क्वायर ओम, जो कि किस में आ जाएंगे ये वैल्यू? शक्ति है तो वाट में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये वाट बन जाएगा। ठीक है, यस। और इसको गुना करोगे तो कितनी आएगी वो आप गुना करके देख लेना। गुना तो आती है ना सबको, करके देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। वो देखो बच्चों, कह रहा है कि किसी तांबे के तार का व्यास दे रखा है आपके पास, डायमीटर दे रखा है कितना? 0.5 mm दे रखा है या नहीं है? भाई पहले इसको मीटर में बदलो, कितना आंसर आएगा? 0.5 गुना में 10 के घात -3। m का मतलब क्या है? मिली। मिली में कितना होता है? 10 के घात -3। और किस में आ जाएगा? ये मीटर में। अब क्या दे रखा है आपके पास? प्रतिरोधकता, जिसको हम लोग रो से दिखाते हैं। प्रतिरोधकता आपके पास दे रखा है 1.6 गुना में 10 के घात -8 ओम मीटर दे रखा है बच्चों। ठीक है, उसके बाद 10 ओम प्रतिरोध का आपके पास ओम मतलब R जो है वो 10 ओम प्रतिरोध भी दे रखा है। तो उसका प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता पड़ेगी? आपसे क्या पूछ रहा है? ये लंबाई पूछ रहा है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, क्या कि लंबाई पूछ रहा है। भाई इन सबको देख करके आपको कौन सा सूत्र याद आता है? तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले क्या? सूत्र से। कौन से सूत्र से? प्रतिरोध के सूत्र से। क्या होता है? R बराबर में रो गुना में L और बटा में A। आपसे लंबाई पूछ रहा है तो आप लंबाई को छोड़ करके बाद बाकी राशि को दूसरी तरफ भेज दो। क्या आ जाएगा? R गुना में A और बटा में रो। एरिया तो उधर चला गया और रो आ गया नीचे, बराबर में क्या आ जाएगा यहां से? L। अब आप सारे वैल्यूज रख लो। R भी आपके पास दे रखा है 10 ओम, एरिया भी दे रखा है। एरिया नहीं दे रखा? ओ हो, एरिया नहीं दे रखा आपके पास। बताओ, तुम तो रोने लगे। एरिया क्या होता है भाई? जो तार होती है ना तुम्हारी, वो बेलन की आकृति का होता है, उसका जो एरिया है वो हो जाएगा πr² और बटा में कितना हो जाएगा? रो। R और गुना में एरिया। एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे? πr²। और ये प्रतिरोधकता सीधा यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। बोलो है ना। अब भाई यहां से डायमीटर दे रखा है तुम्हारे पास, इसकी रेडियस कैसे निकालोगे? तो भाई डायमीटर से रेडियस कैसे निकालते हैं?
रेडियस बराबर में होता है डायमीटर का आधा। डायमीटर को 2 से भाग कर देना। समझ में आई क्या बात? यस। और सारे वैल्यू जाके उसमें रख लेना। एसआई यूनिट में तुमने मीटर लिख रखा है, ओम मीटर दे रखा है, ओम दे रखा है, सारे वैल्यूज यहां रख लोगे, तुम्हारा आंसर बिल्कुल गुना करके आ जाएगा। गुना करना मैं बिल्कुल भी नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि गुना करना तुम्हारा काम है, मैथ्स तुम्हें पढ़ने आती है। चलो मैं बस तरीका बताऊंगा यहाँ पर। इस वीडियोज में केवल आपको तरीका मिलने वाला है कि बनेंगे कैसे। बाद में कैलकुलेशन तो मैं बिल्कुल भी करके आपको दिखाने वाला नहीं हूं। ठीक है, चलिए, जिनको देखना है, पसंद आए तो देख लीजिए, नहीं पसंद आए तो अगर आपको कैलकुलेशन भी चाहिए तो आप किसी और दुनिया में जाएं। ठीक है, आपको मुझे कमजोर नहीं बनाना, तेज बनाना है। और ये कैलकुलेशन, गुना करना, भाग करना मैं नहीं सिखा सकता। ठीक है, ये आपको खुद सीखने पड़ेंगे, लंबे लंबे गुना भाग। ठीक है, गुना भाग सिखाने का कोई दूसरा टीचर देख लीजिए, मैं तो आपको साइंस पढ़ाता हूं, है ना भाई। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा आपके टीवी स्क्रीन पर। ये देखो, एक अवतल दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बिंब का दोगुना आवर्धित एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, पूर्ण विराम। भाई दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी एवं दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। कैसे करोगे? आती है ज्ञात करने? कैसे करोगे भाई? क्या क्या दे रखा है तुम्हारे पास? खोजो। एक अवतल दर्पण है भाई। कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। ये इस तरह से ये दर्पण है। ठीक है, इसके मुख्य अक्ष इधर होंगे, ध्रुव इसका इधर होगा, है ना, फोकस इसका इधर होगा। ये सब सारी बात लिख सकते हो तुम। सेंटर इसका यहाँ होगा। ये फिगर तुमने बना दिया। अब कह रहा है कि ध्रुव से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बिंब का। अब ये ध्रुव से कितना सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है? ये कोई वस्तु रखी हुई है। ठीक है, u का वैल्यू दे रखा है कितना? 15। और ध्रुव से पीछे क्या हो जाएगा? माइनस में, तो -15 सेंटीमीटर ये दे रखा है आपको। अब कह रहा है बिंब का दोगुना आवर्धित, मतलब दोगुना आवर्धित का मतलब क्या होता है? m का वैल्यू आपको 2 दे रखा है। और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, मतलब वास्तविक कब बनता है भाई? इसमें जब इसका प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनता है, मतलब दर्पण से पीछे बनेगा। बोलो हाँ या ना? मतलब अगर तुम इसका ऊंचाई जो है बच्चों इधर लिए तो h डैश भी, प्रतिबिंब का ऊंचाई भी ऊपर ही होगा। और ऊपर वाले हम लोग साइन को क्या लेते हैं? प्लस। तो ये भी साइन किस में आएगा? प्लस में आएगा। ये बात भी तुमने समझ गया। अब क्या है कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है और दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। प्रतिबिंब की दूरी मतलब आपको भी निकालनी है और उसके बाद आपको फोकस दूरी भी बतानी है। कैसे करोगे भाई? आवर्धन का फॉर्मूला आता है, क्या होता है? h डैश बटा में h बराबर में क्या? v बटा में u होता है। नहीं होता है भाई? अरे नहीं होता है क्या? होता है, हाँ होता है। ठीक है, चलो भाई यहां से m का वैल्यू दे रखा है कितना? 2 बराबर में तुम्हारे पास भाई v भी दे रखा है और u भी दे रखा है। दे रखा है, फोड़ दूंगा। v नहीं दे रखा, भी आपको पता करना है। u दे रखा है कितना? -15 दे रखा है। तो भाई यहां से तुम्हारे पास v क्या आएगा? बोलो, v क्या आएगा तुम्हारे पास? नहीं बोलोगे? बोल दो भाई, बोल दो भाई, बोल दो। बोलो किस में आएगा? m बराबर में v बटा में -15। तो क्या आएगा तुम्हारे यहां से? -15 को इधर ले जाओगे। बोलो, तो m बराबर भाई v बराबर कितना आ जाएगा? बोलो बोलो तुम, v बराबर कितना आ जाएगा? -30 सेंटीमीटर।
बोलो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब भाई प्रतिबिंब भी इसका पीछे ही बनेगा, प्रतिबिंब भी किधर बनने वाला है, पीछे ही बनने वाला है, -30 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब भी भाई पीछे ही बनेगा। ठीक है, यस, प्रतिबिंब भी पीछे। अरे वास्तविक बोल रहा है, सॉरी, अरे वास्तविक बोल रहा है ना, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो भाई वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, जब वास्तव में मिलता है, और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा, तो नीचे बनेगा भाई, सॉरी, यहां पर H डैश जो है ना वो निगेटिव आएगा भाई, क्या आएगा, निगेटिव, है ना। तुम्हें पता है m का वैल्यू होता है H डैश बटा में H और -v बटा में u, ये होता है फॉर्मूला, होता है। तो H डैश तो माइनस में आ गया, H प्लस में आ गया, तो इसका माइनस एक ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर प्लस, समझ में आई, तो इसीलिए v बटा u को प्लस में लिए हम लोग। नहीं समझ में आया, हाँ चलो, तो m का वैल्यू किस में आ गया तुम्हारा, माइनस में आ गया, कोई दिक्कत। चलो भाई चलो, अब तुम्हारे पास इसकी वैल्यू क्या करनी है, फोकस की, u भी आ चुका है तुम्हारे पास और v भी आ चुका है। फोकस कैसे निकालोगे, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। दर्पण का सूत्र क्या होता है भाई, 1 बटा में f बराबर में 1 बटा में v और प्लस 1 बटा में u, यही फॉर्मूला होता है। फोकस तुम्हें निकालना है ना, v तुम्हारा दे रखा है कितना, -30, प्लस u तुम्हारा दे रखा है कितना, -15। बोलो हाँ या ना, एलसीएम लेके सही करो इसको, कितना आंसर आएगा, -30, कितना हो जाएगा यहां पर भाई 1 और 15 दूनी 30, -2, सॉरी +2 ना भाई, -30 -15, तो कितना आएगा, -30 भाई, 30 आएगा, 30 आएगा, एलसीएम तो 30 आएगा। फिर तुम करोगे तो यहाँ -1 वैल्यू आएगा, -15 को करोगे 30 से तो कितना आंसर आएगा भाई, -2 आएगा, है या नहीं है, यस -2 आएगा। बराबर में -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3, और बटा में कितना, 30 होगा, यस। फोकस को ऊपर ले जाओगे तो ये भी कहां चला जाएगा, ऊपर, तो कितना हो जाएगा, 30 और बटा में -3, बराबर में कितना आंसर आएगा, -10 सेंटीमीटर, क्योंकि नीचे क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा इस सब का सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये बचेगा क्या फिर, 1 बटा में सेंटीमीटर, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -10 सेंटीमीटर। बोलो क्या समझ में आई ये बात, आ गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ना, देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत इसमें, कठिनाई, कोई समस्या नहीं था, क्वेश्चन बहुत ही आसान था। अच्छे से देख के जाना, क्या पता यही क्वेश्चन आ जाए भाई तुम्हारे एग्जाम में। बस मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए हैं तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबको समझ में आ गया होगा, जिसको नहीं आया है प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचे बच्चों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वह है क्या कि किसी धातु के 1 मीटर तार, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी धातु के, किसके, किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार, 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत, है ना, वैद्युत प्रतिरोध, भाई वैद्युत प्रतिरोध 26 ओम है, कितने हैं, 26 ओम है ना। तो यदि तार का व्यास, यदि तार का व्यास, ठीक है, 0.3 mm है, ठीक है, तो इस ताप पर धातु की, इस ताप पर धातु की वैद्युत प्रतिरोधकता क्या है, वैद्युत प्रतिरोधकता क्या है, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत। चलो आ जाओ, देखते हैं भाई, देखते हैं इसके आंसर से, देखते हैं कैसे बनेंगे, हल देख लो, हल कैसे बनेगा भाई। धातु में एक लंबे 1 मीटर लंबे तार, लंबाई दे रखा है कितना, 1 मीटर, और भाई एसआई यूनिट में है, उसका तापमान दे रखा है तुम्हारे पास, टेम्परेचर दे रखा है कितना, 20 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद प्रतिरोध दे रखा है तुम्हारे पास कितना, 26 ओम, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास तार का व्यास दे रखा है, डायमीटर दे रखा है कितना, 0.3 mm, इसको मीटर में करोगे तो कितना आंसर आएगा, 0.3 मीटर
सॉरी 0.3 गुना में 10 के घात -3 मीटर, क्योंकि मिली में कितना होता है 10 के घात -3। अब इस ताप पर धातु का प्रतिरोधकता बताना है। प्रतिरोधकता का मतलब क्या हो गया कि रो का वैल्यू बताना है। भाई फॉर्मूला लिखो, क्या सूत्र लिखो, पहले सॉरी सूत्र लिखो। सूत्र क्या लिखोगे, R बराबर में क्या होता है, रो गुना में L और बटा में A। तुमको रो बताना है तो A को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, R गुना में A और बटा में L क्या हो जाएगा, बटा में L। ठीक है, अब तुम एरिया का फॉर्मूला क्या लगाओगे यहाँ पर, पाई R स्क्वायर और बटा में L, बोलो हाँ या ना। यहां से भाई R का वैल्यू तुम्हारे पास कितना दे रखा है, 26 ओम, बोलो दे रखा है, गुना में पाई का वैल्यू 3.14 गुना में R का स्क्वायर। भाई R कैसे निकालोगे, यहां से डायमीटर दे रखा है तो रेडियस बराबर में क्या हो जाएगा, D बटा में 2, D का वैल्यू है 0.3 बटा में 2 और गुना में 10 के घात -3 मीटर। भाग करोगे तो कितना आंसर आएगा, 0.15 गुना में 10 के घात -3 मीटर। इसी को जाके वहां रख दो तो कितना हो जाएगा, 0.15 गुना में 10 के घात -3 और उसका क्या है स्क्वायर और बटा में L का वैल्यू क्या दे रखा है भाई, 1 मीटर, 1 मीटर है ना। 1 से भाग करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 26 को 3.14 से गुना कर लेना, यहां लिख देना और गुना। कौन तो नाक ढूंढ रहा है सर, कैलकुलेशन करके भी बताओ, यही बोल रहे हो क्या, कमजोर बन रहे हो। मैं 30 बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम कमजोर बन रहे हो। गुना करने नहीं आती है क्या, गुना करो इसको, मल्टीप्लाई बाय इसका स्क्वायर। अब 0.5 का स्क्वायर तुम कर लो, कैसे करोगे, 0.5 को 2 बार गुना कर लो, 0.5 गुना में 0.5 15, इसको गुना कर लो और 10 के घात -3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आंसर आएगा, 10 के घात -6। फिर तुम इन सबको गुना कर देना, लास्ट में लिख देना, क्या लिखोगे, इकाई क्या आएगा इसका, ओम गुना में मीटर। इसकी इकाई क्या आएगी, ओम गुना में मीटर। बस आंसर हो जाएंगे भाई। अब ये गुना भाग मैं आपको सिखाऊं, मेरे को ये टाइम नहीं खराब करनी है। अभी मैं आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताने की कोशिश कर रहा हूं और इस टाइम तुम मेरे को टाइम खराब करने के लिए बोल रहा हूं, नहीं करूंगा मैं, मिटा दूं इसको। चलो आ जाओ भाई। एग्जाम में तुम कम से कम अगर वैल्यू निकाल के नहीं दोगे ना, तो तुम कम से कम कैलकुलेशन इतना जरूर करना, सही करना। सब तुम भगवान पे छोड़ देना, सब सही होगा, कैलकुलेशन तक मत पहुंचना। नहीं आता है गुना करने तो खुश झूठ मूठ का बकवास करते रहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी है ना, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी है ना, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है ना, 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो किसी बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर, लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसका प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने। लेंस द्वारा आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। लेंस का क्या ज्ञात करना है बच्चों, आवर्धन ज्ञात करें, ठीक है। चलो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो भाई हल देख लो। अवतल लेंस दे रखा आपके पास, कैसा अवतल लेंस दे रखा भाई, ये अवतल लेंस होता है, ठीक है। ये अवतल लेंस है तुम्हारा, कह रहा है उसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। तो इसका फोकस किधर होगा, पीछे होगा, तो इसकी फोकस किस में हो जाएगी, माइनस में, -15 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो अब देखो, किसी बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, इसका प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर, मतलब इससे कितना दूर बनेगा, इसका 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, भी का वैल्यू कितना, -10 सेंटीमीटर। लेंस से दूर का मतलब है कि आपसे लेंस से दूर का मतलब है कि -10 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद आपसे कह रहा है कि क्या ज्ञात करें, है ना, बिंब की दूरी। तो क्या लिखेंगे आप, लेंस सूत्र से। कौन सूत्र से, लेंस
सूत्र से, ठीक है। लिखेंगे 1 बराबर 1/f बराबर है 1/v और -1/u लिखेंगे। 1/f, f का वैल्यू क्या लिखेंगे आप -15 सेंटीमीटर बराबर 1/v, v का वैल्यू क्या लिखेंगे आप -10 -1/u। u आपको पता है कि है ना, मुझे नहीं पता, तो u का वैल्यू निकालना है हमको। 1/u का चाहिए तो -1/u है ना, इधर भेज दीजिए तो जगह 1/u और इसको इधर भेज दीजिए, तो क्या जाएगा -1/10 और ये प्लस में आ जाएगा 1/15। बोलिए हाँ है ना। इसको सॉल्व कीजिए। 15 10 का एलसीएम कितना होगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 6 6 5 30, 30 आएगा। बोलिए हाँ है ना। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 6 और 6 5 30, 30 आएगा। इसको करेंगे तो -3 और इसको करेंगे तो +2 आया। कितना आ जाएगा -1/30 आएगा। तो यहां से u को ऊपर ले जाइए, u ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा -30 है ना, -30 सेंटीमीटर। बताइए u का वैल्यू तो आपके पास आ गया। अब आवर्धन कैसे ज्ञात करेंगे आप। इसका आवर्धन होता है बच्चों, लेंस का आवर्धन होता है v/u होता है क्या। v का वैल्यू कितना आया -30, सॉरी v का वैल्यू कितना आया है, v का -10, m बराबर में -10 और बटा में u का वैल्यू -30, ठीक है। -30 माइनस कैंसिल, 10 से ये कैंसिल, कितना आ गया m का वैल्यू 1/3। इसको और क्या लिख सकते हो 0.33 आंसर। बोलो कैलकुलेशन करके मैंने दिखा दिया। समझ में आई क्या भाई। अरे आई रे, नहीं आई ना तुमको। कितना आसान सा सवाल था और तुम उसको लेके पड़े हुए थे। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखे कि इसका प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बने। लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बने, जैसे लेंस से दूर बोले ना तो उसी साइड प्रतिबिंब बनेगा। और अगर बनेगा तो -10 सेंटीमीटर, क्योंकि प्रकाशी केंद्र से पीछे वाले दूरी को किस में लेते हैं, माइनस में, और आगे वाले को प्लस में। ये बात मैंने समझा दिया। चलो तुम लोग नादान हो, छोटे छोटे बात को समझते नहीं हो, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन का आनंद लेके जाओ। भाग रहे हो ना, भाग जाओ। एग्जाम में देखना तुम्हारा क्वेश्चन भी तुमसे मुंह चुरा लेगा, भाग जाएगा। देखना, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, देखना तुम भी यही हो और मैं भी यही हूं, देख लेना तुम। यहां पे आ जाओ। 100 वाट के बल्ब का प्रतिदिन 10 घंटे, ठीक है, उपयोग 10 घंटे उपयोग किया जाता है। 10 घंटे उपयोग किया जाता है। यदि विद्युत ऊर्जा, ठीक है, की दर, विद्युत ऊर्जा की दर 4 रुपये है, 4 रुपये प्रति यूनिट है, 4 रुपये प्रति यूनिट है, तो 30 दिन में विद्युत खर्च की गणना करें, ठीक है। चलो भाई, कैसे बनेगा सवाल, कैसे बनेंगे ये आपको बखूबी पता है, ठीक है। देखिए, आपसे बोल रहा है क्या निकालने के लिए, विद्युत खर्च निकालने के लिए, ठीक है। भाई विद्युत खर्च तुम तब न निकालोगे जब तुम्हें बोल रहा है प्रति यूनिट। भाई 1 यूनिट का दाम है 4 रुपया, तो तुम यूनिट का संख्या निकाल लोगे तब ना तुमसे होगा। 1 यूनिट का 4 रुपया, तो कितना यूनिट खर्च कर रहे हो ये तुम निकाल लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये तुम्हारा था समीकरण। विद्युत खर्च निकालना है ना तुमको, तो 1 यूनिट का खर्च है 4 रुपया, तो कितना यूनिट खर्च करोगे वो निकाल लो। तो हमने कहा भाई निकाल लेते हैं सर जी, निकाल लेते हैं। भाई यूनिट बराबर क्या होता है, किलोवाट घंटा। कितना किलोवाट घंटा तुमने खर्च किया वही बराबर होता है यूनिट के, तो निकालो किलोवाट घंटा। भाई वाट दे रखा है तुम्हारे पास, कितना 100 वाट गुना में घंटा। कितना घंटा यूज करते हो, 10 घंटा प्रतिदिन, लेकिन कितने दिन तक खर्च कर रहे हो, 30 दिन तक। समझ आई क्या बात। ये तुम्हारा शक्ति, ये तुम्हारा प्रतिदिन का समय, और ये है तुम्हारा कुल समय। भाई ये है तुम्हारा कितने समय तक,
कितने समय तक, ठीक है, या फिर कितने दिन तक। ये तो तुम्हारे एक दिन का है, और फिर तुम कितने दिन तक यूज करते हो, प्रतिदिन का है ये समय। यस, गुना करके देखो, 3 गुना में 1 गुना में 1, 3 और कितना जीरो, 2 1 3 और 1 4, 4 जीरो, 1 2 3 4, 4 जीरो। ये किस में आएगा, वाट, और गुना में ये किस में था, घंटा। दिन का तो कोई इकाई होता नहीं, तो ये किस में आ गया, इकाई क्या हुआ इसका, वाट गुना में घंटा। अब इसको तुम 1000 से भाग कर दो, 1000 से भाग कर दो, कर दोगे, 3 जीरो कैंसिल, तो ये क्या आ गया अब, किलोवाट घंटा। कितना आया है, 30 किलोवाट घंटा। बोलो आया ना। और 30 किलोवाट घंटा यही तुम्हारी क्या है, किलोवाट घंटा, यही तुम्हारी यूनिट है। तो तुमने कितना यूनिट खर्च किया भाई, 30 यूनिट। ला के रख दो फर्स्ट समीकरण में। ये कौन सा समीकरण, सेकंड। सेकंड को कहां रखो, फर्स्ट में। सेकंड एवं फर्स्ट से, सेकंड एवं फर्स्ट से ला के रख दो। खर्च कितना आएगा, खर्च बराबर, कौन तो कह रहा है सर आपने अलग तरीका बताया था बनाने का, तो भाई एक सवाल का एक ही तरीका थोड़ा था बनाने का, अलग अलग तरीके से बना सकते हो। तो खर्च बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुना में यूनिट, 4 गुना में यूनिट। कितना यूनिट खर्च किए तुमने, 30 यूनिट, तो बराबर कितना आ गया, 120 रुपया, क्योंकि ये तो रुपया लिखे हो ना तुम, तो 120 रुपया तुमको देना पड़ेगा। कोई दिक्कत, देख लो भाई, ध्यान से देख लो। तुम्हारा 30 किलोवाट और 1 किलोवाट ही तुम्हारा यूनिट होता है, तो कितना यूनिट खर्च किए, 30 यूनिट। 1 यूनिट का दाम 4 रुपए, तो 30 यूनिट का दाम 120 रुपए। ठीक है, चलो, मुझे लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी समझ में आ गया है, मिटा दिया जाए। चलो, अभी सवालों की झड़ी लग रही है, अभी तो सवालों की झड़ी लग रही है भाई। ये सवाल वो सवाल हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन सवालों को देख लिया तो समझिए आपने जिंगा डाला, जिंगा डाला भाई, जिंगा डाला, तक तक धूम जिंगाट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है तुम्हारे पास कि भाई तुम 2 ओम 3 ओम, है ना, 3 ओम 2 ओम और कितना 6 ओम के प्रतिरोध को, के प्रतिरोध को किस प्रकार जोड़ें, किस प्रकार जोड़ें, ठीक है, कि कुल प्रतिरोध 1 ओम प्राप्त हो, कुल प्रतिरोध, ठीक है, 1 ओम प्राप्त हो। ठीक है बच्चों, मैंने एक क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखा है, इसी क्वेश्चन को ये विस्तार से कुछ भी लिख सकता है, ठीक है, लेकिन मुख्य उद्देश्य इसका यही होगा। तो आप घबरा मत जाना और क्वेश्चन को कुछ अलग तरीके से करके मत आ जाना कि सर ये क्वेश्चन तो ऐसा कुछ नहीं था, है ना। यस, तो तुम्हारे पास कितना है, एक R1 दे रखा है, 3 R2 दे रखा है 2, और है ना R2 दे रखा है 2 ओम, ठीक है, और तुम्हारे पास R3 दे रखा है कितना 6 ओम। ठीक है भाई, तुमको प्राप्त कितना हो रहा है 1 ओम। तुमको पता होना चाहिए कि इसमें से जितना ओम प्रतिरोध दे रखा है उससे भी कम प्राप्त होता है तीनों को जोड़ने पर। इसका मतलब पक्का श्रेणी क्रम में तो नहीं जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम का जोड़ना संभव नहीं है, जोड़ना संभव नहीं है, क्योंकि श्रेणी क्रम में है ना, क्योंकि श्रेणी क्रम में है ना, क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ता है भाई। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो पक्का ये श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा गया, फिर कैसे जोड़ा गया, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, आर तुल्य का फॉर्मूला क्या होता है, आप यहां लिखोगे सूत्र से, इसके लिए समांतर क्रम के लिए R1 बटा R तुल्य बराबर क्या होता है, 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2 प्लस 1 बटा में R3। ठीक है, 1 बटा में R तुल्य बराबर 1 बटा में कितना ओम, 3 ओम प्लस 1 बटा में 2 ओम प्लस 1 बटा में 6 ओम। तो यहां से R तुल्य बराबर क्या हो जाएगा, सीधा मैं R तुल्य लिख रहा हूं, मतलब R तुल्य को सीधा पलट दिया। क्या, इसको सोल्व करने के बाद, सोल्व करो इसको, 6 2 3 का एलसीएम कितना आएगा भाई, 6 ही आएगा।
ठीक है, 3 से किया तो 2, 2 से किया तो 3, 6 से किया तो 1। आंसर कितना आया? 3 2 5 और 1 6, 6 बटा में 6 ओम। बोलो आया ना, 6 से 6 कैंसिल, R2 का वैल्यू कितना आया? 1 ओम। इसका मतलब सभी को कैसे जोड़ना है? सभी प्रतिरोध, सभी प्रतिरोध स्रोत से या एक दूसरे से, ठीक है, समांतर क्रम, है ना, समांतर क्रम में जुड़ेंगे, समांतर क्रम में जुड़ेंगे। ठीक है, यह बात आपको समझ में आ गई। देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत? भाई बड़ा आसान सा सवाल था। इतना आसान सवाल होता है क्या भाई? चलो मिटाते हैं इसको। इतना आसान सवाल थोड़ी ना होता है। ये तो हलवा खाने जैसा सवाल था। ये हलवा खाना, जैसे भाई हलवा खाते हो तो मुंह में लेते हो हलवे को, तो भाई चबाना थोड़ी पड़ता है, मुंह में लेते हो पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है एकदम सेकेंडों में। वैसे ही ये सवाल सामने आया नहीं, उससे पहले खत्म हो गया। मतलब सवाल में कुछ था ही नहीं भाई, रहेगा तब तो मैं कहूं। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये कि कोई 4 सेंटीमीटर आकार का, 4 सेंटीमीटर आकार का, ठीक है, बिंब, आकार का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल, दूरी के अवतल दर्पण से, दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर, है ना, 25 सेंटीमीटर दूरी पर, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। क्या किया हुआ है? रखा हुआ है। ठीक है, तो दर्पण से कितनी दूरी पर, दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए, दूरी पर किसी पर्दे को, किसी पर्दे, है ना, किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब बने, है ना, स्पष्ट प्रतिबिंब बने। ठीक है, यस। कैसे हो? तो भाई देखो, हल क्या है इसका? हल बड़ा आसान है। हल को हल चलाना है। 4 सेंटीमीटर आकार का बिंब है, मतलब एच दे रखा है आपके पास। बिंब का आकार कितना है? 4 सेंटीमीटर। पहला सवाल दे रखा है। दूसरा सवाल क्या दे रखा है? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, मतलब फोकस दे रखा है कितना सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर। भाई कौन सा है ये? अवतल दर्पण है, अवतल वाला दर्पण है। कौन सा वाला दर्पण है ये? अवतल वाला। ठीक है, अवतल आगे की ओर घुमा होता है, तो इसका जो फोकस है वो माइनस में आ जाएगा। किसमें आएगा भाई? फोकस तो माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि इसका फोकस किधर होता है? इधर कहीं होता है। ठीक है, तो माइनस में आ जाएगा। भाई ध्रुव से पीछे वाली दूरी माइनस में होती है, निगेटिव होती है। इधर वाली दूरी किसमें होती है? निगेटिव में। ये बात आपको पता है। तीसरा क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा है कि ये दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है, तो मतलब u का वैल्यू दे रखा है। कितना दूर रखा हुआ ये? भाई दर्पण के हमेशा हम लोग वस्तुओं को सामने रखते हैं। वस्तु को कहां रखते हैं? सामने। तो किसमें होगा ये भाई? किसमें होगा? माइनस में। भाई दर्पण के पीछे थोड़ी ना रखोगे। दर्पण का चेहरा इधर घुमा हुआ है, इधर घुमा हुआ है, और तुम वस्तु को पीछे रख रहे हो, ऐसा तो नहीं होगा। दर्पण का चेहरा इधर है तो तुम वस्तु को इधर ही रखोगे ना, बोलो। हाँ, तो u का वैल्यू माइनस में। ध्रुव से पीछे वाला दूरी माइनस में होता है और ध्रुव से आगे वाला दूरी किसमें होता है? प्लस में होता है। समझ में आई क्या बात? इसको ध्रुव बोलते हैं। दर्पण के बीच वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव कहते हैं। ठीक है, जिस किसी को भी ये सब समझ में नहीं आता है, मेरे पूरे के पूरे प्रकाश का चैप्टर आपके चैनल पे उपलब्ध है, आप सर्च कीजिए और आपको मिल जाएगा। चलिए, u बराबर, u का वैल्यू दे रखा भाई कितना? 25 माइनस 25 सेंटीमीटर है या नहीं है? तो आपसे क्या पूछ रहा है कि दर्पण से कितनी दूरी पर उसका जो है ना प्रतिबिंब बनेगा, मतलब v का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो कैसे लगाओगे? दर्पण सूत्र से। दर्पण
सूत्र से। मुझे लगता है मेरे सोल्व करने से पहले आप कर लेंगे। 1/f बराबर में 1/v प्लस 1/u। क्या चाहिए आपको? v चाहिए। 1/f, f का वैल्यू कितना है? -15, ठीक है, बराबर 1/v, v कितना है भाई? कुछ नहीं, प्लस 1/u, u कितना है भाई? -25, 1/-25 होगा क्या? सोल्व करेंगे आप। 1/v इधर प्लस में है, इसको इधर भेज दीजिए। 1/v बराबर में ये इसी में रहेगा, -1/15 रहेगा, ये इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, 1/25 हो जाएगा। सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 15 और 25 का, कितना आंसर आएगा भाई? मेरे को तो आता नहीं एलसीएम। 5 या 15, 5 5 25, 5 या 15, 15 5 75, 75 आ जाएंगे एलसीएम। बोलो, 15 5 75 -5, 25 या 75 प्लस 3, सोल्व करोगे आंसर आएगा -2/75। सोल्व करोगे, उसको ऊपर ले जाओगे तो भी ऊपर चला जाएगा और भी बराबर आ जाएगा। ये किसका वैल्यू आया है? 1/v का। ये किसका वैल्यू आया आपका? 1/v का। भी को ऊपर ले जाओगे, ये भी ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 75। और माइनस तो कहीं भी लगा सकते हो, ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे में कितना आ जाएगा? 2 से भाग करो, कितना आ जाएगा? -2 × 6, ठीक है, 2 × 6 और 2 × 7 14 और 2 × 5 10, -37.5 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। यस, -37.5 सेंटीमीटर है ना। यस, चलो आ जाओ। अब है भाई, सब कुछ सही है, एकदम सही है ना, एकदम सही है, कोई तकलीफ नहीं है इसमें। बच्चों यहां से आपसे क्या पूछ सकता है वो, क्योंकि प्रतिबिंब की बिंब की ऊंचाई दे रखा है, तो आपसे प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछ सकता है। तो कैसे निकालोगे? m बराबर में होता है h डैश बटा में h बराबर में होता है v बटा में u। बोलो है ना। कैसे निकालोगे भाई? पहले m निकाल लो, m का वैल्यू क्या होता है, या फिर तुम सीधा इसका वैल्यू निकालो ना, इस दोनों को कैलकुलेट कर लो। h डैश का वैल्यू तुम्हें निकालना है, h का वैल्यू कितना होता है, दे रखा है 4 सेंटीमीटर, बराबर में होता है v बटा में u। v दे रखा है तुम्हारे पास कितना, सीधा वैल्यू ले लो ना, 37, बोलो है ना, 37.5 बटा में, उसके बाद तुम्हारे पास u दे रखा है कितना, 25, ये ले लो। बोलो h डैश बराबर में क्या हो जाएगा, यहां से इन सबको इधर भेज दोगे तो कितना आएगा, 37.5 और बटा में 25 और गुणा में कितना, 4 करोगे तुम अप्रोक्स भाग कर लो, 4 × 6 = 24, 6 से काट दो, 6 से इसको डिवाइड कर लो, कितना आएगा, 6 × 6 = 36, एक बच गया और दशमलव लगा दो और 6 दूनी 12, 6.2 आएगा। ठीक है, यस 6.2 और किसमें, सेंटीमीटर में, और ये तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो मिटा दिया जाए भाई, एच डैश आ चुका है आपका, एच डैश आ चुका है। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, फॉर्मूला लगाओगे, आवर्धन का फॉर्मूला लगाओगे यहां से, बिल्कुल बड़ा आसान सा सवाल। नेक्स्ट पे पहुंचो, बहुत सारे सवाल करने हैं हमें, तीव्रता बढ़ा के रखो। इतना नॉलेज जिसके पास नहीं है वो मेरे वीडियोस को आप मत देखिएगा, समझ में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा आपको, क्योंकि मैं बड़ा ही है ना तेजी से आपको सवाल करवा रहा हूं, क्योंकि आपका समय बहुत बहुमूल्य है अभी, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। बहुत ही आसान सब सवाल सब मैंने ले रखा है, बस 1-2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, आप जो है ना थोड़ा देर जो है वह बर्दाश्त कर लीजिए। बस 1 से 2 क्वेश्चन भाई, 1 से 2 क्वेश्चन ही करवाऊंगा अब, है ना, केवल 1 से 2 करवाऊंगा। देखो, हीटर स्रोत से 4 एम्पियर धारा लेता है, ठीक है भाई। हीटर जो है वो स्रोत से 4 एम्पियर का धारा लेता है। जब विभवांतर ठीक है 60 वोल्ट लेता है, 60 वोल्ट लेता है। जब विभवांतर 60 वोल्ट का हो, किस पर, किसी हीटर के टर्मिनलों पर, हीटर के टर्मिनल पर, जब हीटर के टर्मिनल पर, ठीक है, जब हीटर के टर्मिनल पर विभवांतर, हीटर के टर्मिनल है ना, टर्मिनल पर विभवांतर 60 वोल्ट है, ठीक है, यस। उसके बाद है धारा कितना होगा, ठीक है, धारा हीटर में कितना होगा, धारा हीटर में कितना होगा, ठीक है, कितना होगा जब, ठीक है, जब विभवांतर 120 है ना, विभवांतर
120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए, 120 वोल्ट तक बढ़ा दें। बोलो है ना भाई। तुम सबको पता है अगर ये हीटर है, अगर ये क्या है हीटर, तो हीटर के पास प्रतिरोध होगा या नहीं होगा। ओम का नियम लगाओ, ओम नियम से। कौन से नियम से? ओम नियम से लगाओगे। पहले तुम्हारे पास भी बराबर में क्या होता है आई आर, तुम्हारे पास भी दे रखा है कितना 60 वोल्ट, बराबर में आई दे रखा है कितना 4 एम्पियर। तुम यहां से पहले प्रतिरोध ज्ञात कर लो। आर बराबर में क्या हो जाएगा 60 और बटा में 4, कितने आ गए 15 ओम आ गया। अब तुम्हारे पास कह रहा है दूसरी स्थिति। कौन सी स्थिति? दूसरी स्थिति है ना। दूसरी स्थिति देख लो। दूसरी स्थिति में क्या है भाई, इसके पास विभवांतर दे रखा है कितना। दूसरी स्थिति के लिए ओम का नियम लगाओ, भी बराबर में क्या हो जाएगा आई गुना में आर। विभवांतर कितना दे रखा है 120 वोल्ट, बराबर में धारा का मान कितना दे रखा है नहीं दे रखा है, पूछ रहा है हमसे, और गुना में आर। आर कितना निकाल लिया हमने, क्योंकि उसी हीटर में ना, उसी हीटर में 120 वोल्ट कर दिया गया विभव। तुमको पता है किसी भी पदार्थ का जो प्रतिरोध है वो नियत रहता है, ठीक है ना। तो भाई 120 वोल्ट पर तुम्हारा धारा क्या होगा, ओम तो इतना ही रहेगा भाई, इसका प्रतिरोध तो इतना ही रहेगा, तो कितना आ जाएगा 15। बोलो है ना। तो भाई यहां से तुम्हारे पास धारा क्या आ जाएगा आई बराबर 15 को उधर लेके आ जाओगे तो 120 और बटा में 15, भाई क्या आ जाएगा 15 8 120, ये लो 8 एम्पेयर। तुम भाई बुद्धि का ब्रेन लगा के भी कर सकते थे। तुम्हें पता है ओम का नियम सीधा समानुपाती होता है किसके भाई, ओम का नियम सीधा समानुपाती होता है किसके, धारा के। अगर यहां पे 60 वोल्ट था, 60 वोल्ट था तो धारा कितना था 4 एम्पियर, फर्स्ट समीकरण। तो अगर उसने 120 वोल्ट कर दिया, 120 वोल्ट कर दिया, अगर 60 से 120 हो चुका है तो एम्पियर कितना हो जाता, धारा कितना होता है इसका धारा कितना होता, सीधा धारा हो जाता है कितना 8 एम्पियर। इसका नाम फर्स्ट समीकरण देते, इसका नाम सेकंड समीकरण देते। फर्स्ट सेकंड से आइडिया लगाते कि आई का मान कितना होगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। अगर 60 से 120 दोगुना हुआ है तो धारा भी 4 से 8 हो जाएगा ओम के नियम से। बोलो हाँ है ना। दो तरीका था इसको बनाने का। चलो खत्म कर दिया जाए, समझ में आ गई। चलो कौन तो कह रहा सर आप कितना खतरनाक पढ़ाते हो कि समझ में नहीं आता। इतना खतरनाक टीचर तो सर मैंने देखा ही नहीं, धरती पे कहीं नहीं देखा। कहां साहब सर इस दुनिया में होते ही नहीं, है ना। तो भाई मेरे दुनिया में होने और ना होने से क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें समझ में नहीं आ रही है तो टीचर बदल लो ना। लेकिन ऐसे क्यों कह रहे हो। देखो मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत है ना, विद्युत स्रोत से 5 एम्पियर धारा लेता है ना। तो मोटर की शक्ति निर्धारण कीजिए। मोटर की शक्ति क्या होगी, मोटर की शक्ति क्या होगी, है ना। हमने कहा सर जी बहुत ही आसान सा सवाल है, इससे ज्यादा आसान सवाल कुछ नहीं होता है। हमने कहा हाँ भाई पावर बराबर में तुम्हें 2 फॉर्मूला बताया था, 3 फॉर्मूला बताया, वी स्क्वायर बटा में आर, आई स्क्वायर आर और भी गुना में आई। ये 3 तुम शक्ति के फॉर्मूला याद रखो। शक्ति सूत्र से माँ मुझे शक्ति दे, माता ने दे दिया और बन गया। पावर बराबर में विभवांतर दे रखा है कितना 220, धारा दे रखा है कितना 5 एम्पियर। बोलो हाँ या ना। तो यहां से शक्ति बराबर क्या आ जाएगा 220 गुना में 5 निकाल लो और शक्ति का इकाई लिख देना वाट। ठीक है कोई दिक्कत, पहुंच जाओ अगले वाले सवाल में, पहुंच जाओ अगले वाले सवाल में तुम पहुंच जाओ। मिटा दिया जाए, इसे समझ में आ गई होगी। चलो भाई चलो नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट में आ जाओ मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास क्या कि तुम्हारे पास बच्चों एक टेबल दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन विस्तार में कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। एम्पियर धारा दे रखा होगा और वोल्ट दे रखा होगा, किसमें वोल्ट में दे रखा होगा, ठीक है। जहां पर बहुत सारे धारा का वैल्यू दे रखा है 0.5, ठीक है। उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, ठीक है। वोल्ट में दे रखा है 1.6, 3.4, 6.7,
10.2 और 13.2, ठीक है, ये दे रखा है बच्चों। और आपसे यहां से प्रतिरोध पूछ रहा है, तार का क्या पूछ रहा है आपसे, प्रतिरोध पूछ रहा है। बोलो क्या पूछ रहा है, प्रतिरोध। क्या करोगे भाई, सबसे पहले तुम इसका एक तुम ग्राफ बना लोगे, किसके बीच में, V और I के बीच में बना लोगे, V एंड I के बीच में बना लोगे, ये मान दे करके ग्राफ तुम्हारा ऐसा आएगा। फिर तुम यहां से प्रतिरोध बराबर लिखना क्या, R बराबर में क्या लिखना, V और बटा में I, भाई यही फॉर्मूला होगा। V का कोई भी दो वैल्यू ले लो, दो वैल्यू के बीच में V2 माइनस V1, इसको मान लो तुम V2 और इसको मान लो V1, उसी के लिए तुम धारा ले लेना, ये हो जाएगा तुम्हारा I2, ये तुम्हारा हो जाएगा I1, ठीक है। तो V बटा में I, V2 माइनस V1 कितना देगा, 3.4 माइनस 1.6 बटा में I2 कितना हो जाएगा, 1 माइनस I1 कितना हो जाएगा, 0.5, ठीक है। इसको घटाओ, 14 में से 6 घटाओगे कितना होगा, 8, ये बचेगा 2, 2 में से 1 गया तो कितना होगा 1, और बटा में 1 में से 0.5 घटाओगे तो कितना होगा 0.5, दशमलव को उड़ा दो, कितना आंसर आएगा, यहां से R बराबर 18 और बटा में 5, 5 तिया 15, 15 3 बच गया, दशमलव लगाओ, 5 छक्के 30, 3.6 ओम आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, देख लो अच्छे से, ध्यान से देख लो, सवाल खत्म हो चुका है। सवाल किसी भी तरीके से है, कुछ भी शब्द लिखा हो, टेबल दिख गया, बस ग्राफ बनाना और सॉल्व कर देना, या बिना ग्राफ बनाए भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कैसे करोगे मैंने बता दिया, कोई भी दो वैल्यूज ले लो और उसी दो वैल्यूज के संगत धारा का दो वैल्यू ले लो, दोनों को घटा दो, भाग कर दो, आंसर आ जाएगा, मिटा दिया जाए। चलो चलो भाई चलो, लास्ट सवाल आपके इस वीडियोज का। बस कुछ लोग भाग गए, निकल गए वीडियोस खत्म होने से पहले, क्योंकि उसकी पढ़ाई खत्म हो गई ना, इसलिए भाई, इसलिए चला गया वो। देखो क्वेश्चन है, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, ठीक है, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, 3/2 है, ठीक है, तथा वायु के सापेक्ष, तथा वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक 4/3 है, 4/3 है, ठीक है। तो वायु में, कहां पर, वायु में है ना, प्रकाश की चाल, 3 गुना में 10⁸ मीटर पर सेकेंड दे रखा है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है जल में प्रकाश की चाल बताएं, जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल बताइए, है ना। हमने कहा ठीक है भाई बता देते हैं, हमको बताने में क्या जाता है सर जी, हम तो बता देगा इसको। हमने कहा बिल्कुल भाई बता दो, तुम बता ही दो, आज बता दो। हल आ जाओ भाई, हल में क्या होगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का, ग्लास का अपवर्तनांक दे रखा है कितना, 4/3, सॉरी 3/2, यही दे रखा है। चलो, तथा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक दे रखा है किसका, जल का, वायु के सापेक्ष कितना, 4/3। तो वायु में प्रकाश की चाल दे रखी है, प्रकाश का चाल वायु में किसे दिखाते हैं, C से, कितना दे रखा है, 3 गुना में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जल में प्रकाश की चाल बताएं, मतलब प्रकाश की चाल बतानी है किसमें, जल में, वाटर में, ठीक है। यस बच्चों, आप सबको पता होना चाहिए, जो अपवर्तनांक होती है ना, अपवर्तनांक जो होती है वह प्रकाश की चाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो μg और बटा में μw, ए और ए लगा दो, कोई तकलीफ नहीं है, बराबर। अब जी वाले का अपवर्तनांक, तो जी वाले का जो चाल है वो नीचे आएगा। तो कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल, और फिर
है ना, जल में प्रकाश की चाल। ठीक है, किसमें? जल में। आपसे जल में प्रकाश की चाल पूछ रहा है, बोलो कोई दिक्कत नहीं? अरे है या नहीं है? यस। तो भाई यहां पर आपके पास कांच में दे रखा है और जल में, तो तुम ऐसा करो ना, यहां पर तुम ले लो क्या, यहां पर ले लो हवा का अपवर्तनांक और यहां ले लो क्या, जल का अपवर्तनांक। ठीक है, हवा के सापेक्ष। तो भाई ये तो हो जाएगा म्यू ए और बटा में म्यू डब्ल्यू बटा ए को क्या लिख सकते हो, म्यू डब्ल्यू और बटा में म्यू ए। ठीक है, बराबर हवा का अपवर्तनांक कितना होता है 1, जल का अपवर्तनांक कितना होता है दे रखा है, या फिर म्यू डब्ल्यू ए का वैल्यू दे रखा है 4/3, तो इसी को लिख दो भाई, इसी का वैल्यू दे रखा है तो लिख दो 4/3 बराबर। अब जिसका तुमने अपवर्तनांक लिख रखा है उसका चाल नीचे आएगा, तो प्रकाश का चाल कहां पे, एयर में, ये नीचे आएगा। दे रखा है कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर में कितना होता है प्रकाश का चाल, वो दे रखा है, एयर में प्रकाश की चाल। और जल के सापेक्ष, सॉरी जल में है ना, किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष, वो प्रकाश की चाल तुमसे पूछ रहा है, यही तुमसे पूछ रहा है हवा के सापेक्ष, बोलो है ना? तो ये पूछ रहा है, इस वाले वैल्यू को उधर भेज दो। 4/3 है, 3 ऊपर चला जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 4, और ये डाला जाएगा इसका गुना में, तो कितना हो जाएगा 3 × 10⁸, और बराबर में क्या हो जाएगा, जल में प्रकाश की चाल, बोलो आया ना? चलो भाई क्या करोगे, 3 से 3 को गुना करो 9 और गुना में 10⁸, और बटा में कितना हो जाएगा 4, बराबर में क्या आ जाएगा, जल में प्रकाश की चाल। बोलो कोई दिक्कत? भाग करके देखो, 4 से भाग करोगे 9 कितना आएगा, 4 दूनी 8, एक बच गया, एक में भाग कैसे लगाओगे, 4 दूनी 8, ये फिर से 2 बचेगा, 4 दूनी 8, आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई, है ना, 2.2 गुना में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किसका आ जाएगा, जल में प्रकाश की चाल। बोलो कोई दिक्कत? बहुत ही सिंपल सा सवाल था, देख लीजिए आप। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हम आशा करते हैं कि आपका जो सवाल है वो इसी कुछ क्वेश्चनों में से आ जाए और आपका काम बन जाए। तो इसीलिए आप खूब अच्छे से इस क्वेश्चनों को देख लीजिए, निश्चित ही आपके सवाल इसी में से आएंगे। बाहर से आए तो आप मेरी वीडियोस को डिलीट कर देना, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच। एंजॉय करें, एग्जाम दे, अच्छे मार्क्स लाएं और खूब ढेर सारी मिठाइयाँ बांटें, ठीक है? थैंक यू ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन इन आवर वीडियो। हमारे वीडियो में ज्वाइन करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।